हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए थर्ड ईयर के लिए टॉपिक लेकर आए हैं फॉरेन पॉलिसी ऑफ चाइना, यानी चीन की विदेश नीति के बारे में आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। चाइना भारत का पड़ोसी देश तो है ही, साथ में दुनिया में एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति भी है। इसलिए चाइना की फॉरेन पॉलिसी दुनिया में एक अपना अहम स्थान रखती है और उसकी विदेश नीति में जो बदलाव आ रहे होते हैं या जो कुछ घट रहा होता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर उसका असर ज़रूर देखा जाता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम आज चीन की विदेश नीति पर बात कर रहे हैं। हमने पहले भी एक वीडियो में आपसे इस बात को बताया था कि हर देश की विदेश नीति में समय के साथ बदलाव आते हैं, क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही होती है और विश्व व्यवस्था में जो बदलाव आते हैं वही बदलाव राष्ट्र राज्यों के व्यवहार में भी देखे जाते हैं, दृष्टिगत होते हैं। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए समय के साथ अलग अलग देशों की अलग अलग विदेश नीति की जो विशेषताएं हैं वो बदलती रहती हैं। कुछ विशेषताएं किसी समय पहले बिंदु पर होती हैं, प्राथमिकता में होती हैं, लेकिन समय के साथ वो विदेश नीति का हिस्सा तो बनी रहती हैं, लेकिन वो प्राथमिकता में पीछे चली जाती हैं और उनकी जगह कुछ और प्राथमिकता में आ जाता है। तो चाइना की विदेश नीति का एक जो पहलू है या लक्षण है वो हमेशा बना रहा है और वह है उसकी साम्राज्यवाद की नीति। साम्राज्यवाद से अभिप्राय है कि अपनी सीमाओं में अनुचित रूप से विस्तार करना, जिसे हम विस्तारवाद भी कहते हैं, यानी कि दूसरे देशों के क्षेत्रों को अपना क्षेत्र बताना, फिर उसके लिए संघर्ष शुरू कर देना। तो ये एक तरह से उसकी एक ये जो पॉलिसी का हिस्सा है। इतिहास में झूठे सच्चे ऐसे दृष्टांत निकाल के लाएंगे, मनगढ़ंत इस तरह के दस्तावेज निकाल कर लाएंगे जिसके ज़रिए पहले ये दावा जताएंगे कि फ़लाना एरिया चाइना का है, उस राजवंश में ये उसका हिस्सा होता था, और फिर उस पर विवाद शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे सैन्य गतिविधियाँ शुरू कर देंगे। तो ये एक साम्राज्यवाद की नीति रही है और ये नीति चाइना की हमेशा रही है। ऐसा नहीं है कि ये माओ के बाद ही रही है, उससे पहले के चाइना में भी ये चीज़ देखी गई है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और एक स्पष्टता के साथ दिखी है चीन की विदेश नीति में। और इसका उदाहरण ये भी है कि अभी दक्षिण चीन सागर में चाइना अपना प्रभुत्व जमा रहा है और अपना जो विस्तार कर रहा है वहाँ, क्योंकि वहाँ तेल और गैस के भंडार हैं और उसे अपना एरिया बता रहा है चीन। दूसरी ओर भारत के भी कुछ अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख के एरिया में अभी भी चाइना घुसपैठ कर रहा है। कभी लौट जाती हैं सेनाएं, कभी फिर घुसपैठ कर देती हैं। तो ये बराबर चाइना के साथ और भारत का ये रिश्ता ये घटित हो रहा है। और ये ऐसा भारत और के मामले में ही नहीं है, चीन का कमोबेश हर देश के मामले में यही रुख है। तो ये पहली जो चाइना की विदेश नीति का हिस्सा है कि उसकी साम्राज्यवाद की नीति है। दूसरी नीति है विदेश नीति की जो विशेषता है इसकी, साम्यवाद का प्रसार करना। कम्युनिज्म एक आइडियोलॉजी है जिसका श्रेय कार्ल मार्क्स को दिया जाता है
और उसे ज़मीन पर जिन लोगों ने लागू किया है उसमें लेनिन, मार्क्स, ये माओ जैसे लोग हैं। क्यूबा में भी फिदेल कास्ट्रो रहे हैं, वेनेजुएला के भी राष्ट्रपति इसमें बड़ी भूमिका निभाई है इसके विस्तार में। तो जो साम्यवाद के विस्तार की बात है, तो आज भी चाइना की ये कोशिश है कि जिन देशों में कम्युनिस्ट पार्टियां हैं उनको सपोर्ट करना और वहाँ साम्यवाद के विचार को आगे बढ़ाना है। नेपाल में साम्यवादी जो दल हैं, कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, वहाँ उनको चाइना का सपोर्ट मिलता है। भारत में जो माओवादी दल हैं उनको सपोर्ट मिलता है चाइना का। इधर जो कम्युनिस्ट पार्टी हैं उनको भी चाइना का कहीं ना कहीं एक सपोर्ट है। लेकिन माओवादियों को तो हथियारों की सप्लाई भी करता रहा है। इस तरह की गृह मंत्रालय की रिपोर्ट समय समय पर आती रही हैं जिनमें इस बात की पुष्टि हुई है कि चाइना वित्तीय सहायता भी देता है भारत में माओवादियों को और हथियारों की मदद भी पहुंचाता है नेपाल के रास्ते। तो ये बताता है कि वो किस तरह से एक साम्यवाद का जो विचार है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। किसी दौर में इस विचार का जो झंडाबदार था वो यूएसएसआर था, लेकिन अपने विघटन के बाद यूएसएसआर अब उस मुहिम में उतना आगे नहीं रहा। अब कहीं ना कहीं उससे आगे चाइना निकल गया है और यही वजह है कि आज यूएसए के सामने प्रॉब्लम रूस नहीं है, बल्कि उससे भी बड़ी जो प्रॉब्लम है वो चीन है। तो ये दो बातें हुई। तीसरी बात चाइना के मामले में है कि चाइना की विदेश नीति में ये बात आजकल बहुत प्रभावशाली ढंग से अमल में ली जा रही है कि आर्थिक शक्ति के रूप में चाइना को स्थापित करना है। इसलिए चाइना दुनिया भर के बाज़ारों में अपनी जगह बनाने के लिए बराबर कोशिश कर रहा है, क्षेत्रीय संगठन बना रहा है, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रिश्ते कायम कर रहा है। और चाइना के सामने एक पहली जो नीति है वो यही कि वे अपने आप को एक आर्थिक शक्ति के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करना और दुनिया के बाज़ारों में छा जाना है। और उसके उदाहरण आप देख भी रहे हैं कि कोविड-19 का जो दौर आया है इसमें दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो चौपट हो गई, माइनस में चली गई, चाहे यूके हो, यूएसए हो, भारत हो, फ्रांस हो। लेकिन चाइना एक अकेला देश है जो +3 की रफ्तार के साथ जिसकी जीडीपी चल रही है, वरना हम तो -23.9 पर पहुंच गए हैं। कोई -20 पे आ गया, कोई -18 पे आ गया। लेकिन चाइना, जब दुनिया आर्थिक रूप से तहस-नहस हो गई है, उस दौर में भी चाइना 3% की जीडीपी के साथ आगे चल रहा है और दुनिया भर में आगे चल रहा है। तो ये जो बातें हैं ये अपने आप में इस बात को प्रमाणित करती हैं कि चाइना आर्थिक मुद्दों को कितनी तरजीह देता है और उसके लिए आर्थिक मामले कितने महत्वपूर्ण हैं। भारत में हर एक चीज़ चाइना प्रस्तुत कर रहा है। वो एक साम्यवादी देश है, वो नास्तिक देश है, उसमें धर्म में निष्ठा नहीं रहती है और हिंदू धर्म में तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी गणेश की मूर्तियाँ भी वहाँ बनती हैं, दीपावली के समय पटाखे भी वहाँ से बन के आते हैं, होली के लिए रंग भी वहाँ से बन के आते हैं, संक्रांति पर पतंग भी वहाँ से बनकर आते हैं, उनके डोरे भी वहाँ से बनकर आते हैं। तो मोबाइल हो, बैटरी हो, हर जगह आप देखेंगे चाइना का माल, और सबसे बड़ी बात सस्ता माल। इसीलिए वो दुनिया के बाज़ारों में जगह बना रहा है। तो ये चाइना के आर्थिक प्रभुत्व को दर्शा रही है ये बातें। फिर चाइना की जो विदेश नीति है वो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में वो यकीन नहीं करता है।
और उसका ताज़ा उदाहरण दक्षिण चीन सागर पे अभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने वियतनाम के हक़ में फ़ैसला दिया और चीन के जो प्रभाव को गलत बताया। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसमें मामला गया, वियतनाम लेकर गया था कि दक्षिण चीन सागर में चाइना जो अपना प्रभाव जमा रहा है और अपना इंटरफेयर बढ़ा रहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध है, क्योंकि हर देश का अपना जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है वो उसी में ही इस तरह की गतिविधियां कर सकते हैं, लेकिन उसका जो इंटरफेयर है वो खुले आकाश में की तरह खुले समुद्र में भी है। और जो शेष जो देश हैं दक्षिण पूर्वी एशिया के, वो कहते हैं कि हमारे अनन्य आर्थिक क्षेत्र का हिस्सा है, उसमें चाइना इंटरफेयर कर रहा है। दक्षिण चीन सागर के मामले पर जब हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने सुनवाई की तो उसने भी ये पाया कि चाइना गलत है, लेकिन चाइना ने उसकी पालना नहीं की। जो वीगर मुसलमान हैं जिंगजियांग प्रांत में, उनके साथ वो बहुत बुरा बर्ताव करता है। मानवाधिकार को लेकर उसके रिकॉर्ड बेहद ख़राब हैं। कितने ही मानवाधिकार समर्थक, सामाजिक कार्यकर्ता चीन की अलग अलग जेलों में वर्षों से कैद हैं। स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं है। तिब्बत में जो बौद्ध अनुयायी हैं उनके साथ समय समय पर चीन दुर्व्यवहार करता है। तो ये सब बातें बराबर चलती रहती हैं और ये सब साबित करती हैं कि चाइना का अंतर्राष्ट्रीय कानून में, मानवतावाद में कोई यकीन नहीं है। उसके लिए आर्थिक हित पहले है। दूसरा, एक और विशेषता है चाइना की विदेश नीति कि वो उदार लोकतंत्र का समर्थन नहीं करती है। ये उसका विरोध भी नहीं करती, लेकिन समर्थन नहीं करती है। उदार लोकतंत्र का मतलब है कि लोकतंत्र का वह मॉडल जो दुनिया भर में प्रचलित है, चाहे वो अमेरिका, भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, ये सब लिबरल डेमोक्रेटिक देश हैं। उदार लोकतंत्र का मतलब है कि लोकतंत्र का जो मॉडल उदारवाद की मान्यताओं पर आधारित है कि भाई राज्य सीमित होना चाहिए या फिर लोगों को अधिक से अधिक अधिकार मिलने चाहिए, सत्ता पर जो संविधान या जो कानून का अंकुश होना चाहिए, समय समय पर चुनाव होने चाहिए, स्वतंत्र मीडिया होना चाहिए, बहुत से राजनीतिक दलों का अस्तित्व होना चाहिए। तो ये सब बातें उदार लोकतंत्र के अंतर्गत मानी जाती हैं। लेकिन चाइना ने कभी भी इन बातों को तवज्जो नहीं दी और चाइना ने अपना जो लोकतंत्र है, जिसे वो जनवादी डेमोक्रेसी कहता है, लोकतंत्र कहता है, वो उसे लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ मॉडल मानता है। और जो उदार लोकतंत्र है उसको वह ये मानता है कि अपने आप में संपूर्ण नहीं है और ये केवल साधन संपन्न लोगों की ही पैरवी करता है। कमज़ोर लोगों के लिए इस मॉडल के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये बराबर चाइना की एक पॉलिसी रही है और इसलिए वो अपने देश के अंदर जो भी कोई लोकतंत्र के लिए आंदोलन हुए हैं, एक 1989 में 1989 में एक मूवमेंट हुआ था जिसको बुरी तरह चाइना ने कुचला और बहुत से लोकतंत्र समर्थक जो लोग हैं वो आज भी चाइना की जेलों में कैद हैं। तो ये उसकी एक विदेश नीति का एक अहम हिस्सा रहा है। फिर चाइना की एक और विदेश नीति का हिस्सा है कि अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देना है और ख़ास तौर पे आर्थिक प्रभुत्व को। और इसके लिए वो अमेरिका से भी तेज़ी से वो दुनिया भर के बाज़ारों में छा रहा है और जहाँ जहाँ अमेरिका प्रभाव बना सकता है, चाइना उससे पहले अपना प्रभाव बना रहा है। और यही अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी जो मुसीबत है, संकट है, खतरा है। और इसके लिए चाइना ने अलग अलग देशों के जो बंदरगाह हैं उन पर भी अपना जो इन्वेस्टमेंट किया है। कोको द्वीप पर भी उसका प्रभाव है। इधर श्रीलंका में हम्बनटोटा पर वो काम कर रहा है। मॉरिशस पर उसका प्रभाव है। इधर पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह में उसका काम चल रहा है और उसने एक आर्थिक
जो इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनाया है, और सबसे बड़ी बात कि वो एक जो सिल्क रूट जिसे कहते हैं उस पर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। हालांकि कोविड-19 के बाद के जो हालात हैं वो उसकी जो वन बेल्ट वन रूट की जो योजना है उस पर विपरीत असर डालेगा। लेकिन चाइना दुनिया भर में अपने आर्थिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए हर संभव उपाय अपना रहा है। और अभी जब ईरान के साथ अमेरिका के रिश्ते बिगड़े हैं और भारत को भी चूँकि अमेरिका के साथ चलना पड़ रहा है और ईरान के साथ अपने रिश्तों में थोड़ी दूरी बनानी पड़ रही है, तो उसका प्रभाव भी, उसका उपयोग भी चाइना कर रहा है और वो ईरान के साथ अपने नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है। तो हर उस मोर्चे पर जहाँ उसके लिए संभव है चाइना अमेरिका को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकार मानते हैं कि जो ये दौर है ये एक तरह का लाल शीत युद्ध है, अर्थात इसमें जो अमेरिका तो वहीं खड़ा है लेकिन उसके सामने जो दूसरा किरदार है, एक्टर है, वो बदल गया है, अब वो चाइना आ गया है। तो ये चीन की मौजूदा समय में विदेश नीति की मूलभूत बातें हैं जो हम महसूस करते हैं। धन्यवाद।